आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाले भाग में हम जानने वाले हैं कि संवैधानिक उपबंध क्या हैं, किस भाग में दिए गए हैं, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक इनके बारे में बताया गया है। इससे अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, जैसे नीति निर्देशक तत्वों में कब कब संवैधानिक संशोधन हुए, ये प्रवर्तनीय हैं या नहीं हैं, ठीक है, क्या क्या इस चीज़ के बारे में बताया गया है, इनका महत्व क्या है, इनकी आलोचना क्यों की जाती है, इन चीज़ों के बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो आज इसके बारे में बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। संवैधानिक उपबंधों के बारे में अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। अगर इनके बारे में बात करें कि इनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से लिए गए, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इनके संबंध में कुछ प्रमुख कोटेशंस हैं, कुछ प्रमुख कथन कहे जाते हैं, उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि निदेशक तत्व जो हैं सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा यह कहा गया अगर किसी भी समाज में क्रांति लेकर के आनी हो तो उसके लिए जिन उद्देश्यों की आवश्यकता होती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं, ऐसा कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ये कभी कभी कोटेशंस भी सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। BN राव के द्वारा कहा गया है कि निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, क्योंकि निदेशक तत्व जो हैं आप जानते होंगे ये एक तरह से नैतिक मूल्यों को जो है दर्शाते हैं। किसी भी नागरिक के अपने राष्ट्र के प्रति जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं एक नैतिकता के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। तो BN राव ने कहा है कि निदेशक तत्वों का राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यानी राज्य के प्राधिकारी भी इनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक 1 बाई 1 किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 उसमें बताया गया कि निदेशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, किसके संबंध में, निदेशक तत्वों के संबंध में। अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य की परिभाषा क्या होगी और किस चीज़ को राज्य कहा जाएगा। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी इनके बारे में चीज़ें कही जाती हैं कि निदेशक तत्व जो हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा था मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माने जाते हैं। तो 37 में ये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देश के शासन के संबंध में किसी कानून का निर्माण अगर राज्य सरकार को करना है, राज्य को किसी भी कानून का निर्माण करना है, तो उस कानून का निर्माण करते समय उसे ये देखना होगा कहीं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कानून बनाते समय देखी जाएंगी। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 37 में। 38 के 2 भाग हैं। 38(1) में बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना राज्य में की जाएगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को सुलभता से उपलब्ध हो सके, सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। 2 में बात की गई है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य क्या करेगा, लोगों के बीच में जो आय की असमानताएं हैं, प्रतिष्ठा की असमानताएं हैं, सुविधा की असमानताएं हैं, अवसर की असमानताएं हैं, इन सभी असमानताओं को समाप्त करके सभी के लिए समान अवसर जो है उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और इन सभी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 39 क में बताया गया है कि पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार होगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा कभी कभी किसी जगह पर पुरुष एवं महिला के साथ में अलग अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है, उन्हें रोजगार के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, आजीविका के पर्याप्त अवसर जो है प्राप्त नहीं होते हैं। तो 39 का में यह प्रावधान दिया गया है कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का जो है अधिकार होगा। आजीविका के पर्याप्त साधन जो है वो पा सकें, ऐसा उनका अधिकार है और राज्य इसके लिए किसी व्यवस्था का जो है प्रावधान करेगा। और सभी को, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, उन सभी को अगर आवश्यकता पड़ती है कानूनी सलाह लेने की तो सबके लिए निःशुल्क कानूनी सलाह की व्यवस्था जो है की गई है। राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि राज्य पुरुष, स्त्री और सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह की व्यवस्था करेगा। हालांकि होता इसका उल्टा है, कानूनी सलाह आजकल मुफ्त में नहीं मिला करती हैं।
अब वैसे 39 के जैसे आर्टिकल 39 है, इसके कई पार्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो 39 क और 39 घ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को इसमें ऐड किया है। 39 घ में बताया गया है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 39 घ में। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में बताया गया है कि स्त्री एवं पुरुष चाहे कोई भी हो, उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं कि वही काम पुरुष कर रहा है वही काम स्त्री कर रही है, लेकिन पुरुष को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, स्त्री को कम जो है पैसा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए समान कार्य है तो समान वेतन ही दिया जाएगा। अनुच्छेद 40, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन एवं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में जो राज्य है वो काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं का अर्थ क्या है, जैसे कोई भी विकलांग है, कोई भी जो है गरीब है, शोषित वर्ग है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए काम उपलब्ध कराना, उसके लिए कार्य उपलब्ध कराना, उसके लिए शिक्षा के अवसरों की जो है देखरेख करना, लोक सहायता उसको उपलब्ध कराना। उसको कभी भी कोई दिक्कत हो जाती है, वो किसी विभाग के अंतर्गत जाता है या फिर किसी पुलिस विभाग में ही जाता है। मान लीजिए किसी ने किसी का शोषण किया, किसी गरीब या शोषित वर्ग को, विकलांग वर्ग को जो है शोषण किया जा रहा है उसका, और वो अपनी समस्या लेकर के जाता है प्रशासन के पास में, तो वो होती है लोक सहायता, उसको शासन की सहायता। इन चीज़ों को जो है सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा, अपने हिसाब से प्रावधान करेगा जो कि प्रभावी होंगे इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो अनुच्छेद 41 में बताया गया कुछ दशाओं में राज्य काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपने हिसाब से प्रभावी प्रावधानों की घोषणा करेगा। अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि कार्य की न्याय संगत, मानवीय दशाओं एवं मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता। कहीं पर भी कोई जो है कार्य चल रहा है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई निर्माणी हो, वहाँ पर जो है कार्य कैसा होगा, न्याय संगत होगा, यानी इलीगल काम जो है नहीं लिया जाएगा किसी भी मजदूर से, और मानवीय दशाओं का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो उनके मानवीय मूल्यों को जो है हनन करता हो। इसके अलावा मातृत्व सुरक्षा की सहायता भी प्रदान की जाएगी। कोई भी स्त्री है वो गर्भवती है, ठीक है, तो उससे ज़बरदस्ती कार्य नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसकी मातृत्व सुरक्षा हेतु उसकी क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी। ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 बात करता है कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। जो कर्मकार होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, उनकी जो है निर्वाह के लिए उसकी आजीविका के साधन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा उन्हें मजदूरी दी जाएगी और उनके विकास के लिए छोटे छोटे उद्योगों का जो है विकास राज्य करेगा। आर्टिकल 43 क उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। राज्य क्या करेगा, जो उद्योग होते हैं, जो काम धंधे होते हैं, उनमें जो काम करने वाले हैं, कर्मकार हैं, उनके लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वो भी अपनी आजीविका के साधन तलाश सकें, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा, उपयुक्त विधान बनाएगा, कानून बनाएगा। और ये जो 43 क है ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ये प्रश्न भी यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। 43 ख में क्या बताया गया है कि सहकारी समितियों का उन्नयन, और ये जोड़ा गया था 97वां संशोधन 2011 की दृष्टि से। तो इन संशोधनों को, अमेंडमेंट को आप ध्यान रखेंगे कि सहकारी समितियों का उन्नयन जो कि दिया गया है अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगला जो है अनुच्छेद 44, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसे कॉमन सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए संहिता जो है एक ही रहेगी, अलग अलग जो है वर्गों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अलग संहिताओं का निर्माण नहीं होगा, सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल जो है राज्य करेगा, और ये जो है प्रावधान जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 45 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो 6 वर्ष से कम के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा,
उनकी देखभाल की, पोषाहार की व्यवस्था करेगा। और ये जो प्रावधान जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उनकी इकोनॉमिक जो समस्या हैं उनका निस्तारण राज्य अपने हिसाब से करेगा। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इसके साथ लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, जितने भी मादक द्रव्य होते हैं, उनके जो है उपयोग पर निषेध उनका जो उपयोग है वो कैसा होगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर राज्य उन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है कि जो लोग हैं, सभी नागरिक हैं भारत के, उनके पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाना है, साथ साथ उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना है, लोक स्वास्थ्य के चीज़ों का ध्यान रखना है। सभी में जो है सभी जितने भी लोग हैं हमारे समाज में उनका क्या हो, स्वास्थ्य सभी का उत्तम हो, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें इन चीज़ों के उत्थान के संबंध में समस्या पैदा करती हैं, जैसे कि समाज में जैसे मादक द्रव्यों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, ये चीज़ें पोषाहार, जीवन स्तर या लोक स्वास्थ्य को ऊंचा उठाने में बाधक होती हैं, तो इन चीज़ों को क्या हो जाएगा, इन पर निषेध कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के वध का निषेध के बारे में बताया गया है। कृषि का जो है, कृषि एवं पशुपालन जो है ये किया जाएगा, तो आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये सुनिश्चित करेगा राज्य कि जो भी दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनका जो है वध ना किया जाए। 48 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 48 का में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। यानी राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इसके साथ साथ पर्यावरण का संवर्धन किया जाए, पर्यावरण के जो है अच्छे कार्यों में वृद्धि की जाए, इसके साथ साथ जितने भी वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करने का जो है व्यवस्था है, इसको सुनिश्चित किया जाए। और ये जो है 48 का जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक एवं स्थान हैं उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाए जाने हैं। और अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच आपस में क्या होगा, न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों का प्रयास किया जाएगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 51 में। तो ये हो गए आज के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित पूरे के पूरे अनुच्छेद। अगले वीडियो में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि इसमें जो संविधान में संशोधन हुए थे निर्देशक तत्वों से संबंधित, वो कब कब हुए थे, कौन कौन से संशोधन हुए थे, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इन निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है और इनकी आलोचना क्यों की जाती है, इसके विषय में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।